हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार क्लास के साथ। भैया आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में संपूर्ण किताब से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर से तैयार किया है, जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दीजिए। तो प्यारे रसगुल्लों, भाई आप बोले हम ना करें, हो ही नहीं सकता। चलिए देख लेते हैं फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जो आपको तैयार करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, भले आप इसको रट्टा ना मारें, हम है ना 1 2 3 वीडियो करके ऐसे ऐसे करके लाएंगे, 100 से 150 क्वेश्चन करवा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पहले आज हम देख लेते हैं 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। वैद्युतशीलता, जिसको म्यू नॉट कहा जाता है, का मात्रक क्या है? ठीक है, वैद्युतशीलता का बोल रहा है, मात्रक क्या है? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैद्युत क्या करना है? वैद्युतशीलता का मात्रक। आपके ऑप्शन हैं कूलाम स्क्वायर, यहां पे लिखा है भैया स्क्वायर है, समझिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर बच्चों न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए फार्मूला, अगर हम कूलाम का जो नियम अगर आप ध्यान में रखें, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भैया? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यही होता है ना। अगर यहां से देखें तो भैया अगर हम म्यू नॉट ऊपर ले जाएंगे, तो म्यू नॉट जब ऊपर ले जाएंगे तो ये चीज नीचे आ जाएगा, तो 1/4 पाई ये रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। यानी यहां पर Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना, मात्रक हो या फिर विमा हो, जो अचर पद होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज हमको इससे नहीं मतलब है, तो यहां पर हम डायरेक्टली यूं कह सकते हैं भाई आवेश का मात्रक कूलाम, और इस आवेश का मात्रक भी कूलाम, क्योंकि Q1 Q2 है। नीचे क्या है? न्यूटन, भाई बल का मात्रक न्यूटन, और यहां पे आर है, दूरी है, तो इसका मीटर स्क्वायर। इस तरह से कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है भैया? आपको ऐसा कोई ऑप्शन बच्चों दिख रहा है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हाँ रसगुल्लों, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो आप वैसे याद रखिए कि इसका मात्रक ये होता है, लेकिन हमने इसलिए पूरा सॉल्व कर दिया ताकि अगर भूल भी जाते हैं आप कभी भविष्य में, देन आपके लिए इस तरह से निकालना बड़ा आसान होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो थोड़ा देखिए, इसको स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार बोल देता है कि कूलाम के नियम का प्रयोग करके वैद्युतशीलता का मात्रक निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं ऐसे। चलिए भैया आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 बिंदु आवेश K1 है, मतलब K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ठीक है ना। उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर F2 कर दिया जाए, ठीक, सॉरी यहां पे F2 लिखा है जबकि K2 होगा भैया, K2 कर दिया जाए, तो कह रहा है उनके बीच कितना स्थिर वैद्युत बल लग जाएगा। ठीक, आपके ऑप्शन है K2 अपान K1 इंटू एफ, या फिर 2K1 अपान K2 इंटू एफ, या फिर K1 अपान K2 इंटू एफ, या फिर 2F। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले K1 परावैद्युतांक के लिए हम मान लेते हैं F बल निकालेंगे, तो 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब कोई परावैद्युतांक हो जाए तो यहां पे K1 रख दिया और आपका Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर है ना भैया? क्लियर है इतना? ये हो जाएगा आपका इतना। लेकिन अब एक चीज और बोल रहा है कि यदि कह रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, यानी यहां पर जो K1 था, तो अब की बार जो बल है वो F डैश मान लेंगे और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 हो जाएगा और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतना हो गया भैया। अब देखिएगा हम इसको भाग लगा देते हैं, तो लिख देते हैं F डैश अपान F। तो ये पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2, ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा K2 और इंटू ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और अपान में ये भी पूरे का बटे ये वाला पूरा रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K क्या है 1 है और यहां पर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए कटने वाली जो चीजें हैं पूरा काट देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, इतने से पूरा ये कट गया भैया। अब यहां पर बचेगा क्या, ध्यान से समझिए, 1/K2 है, नीचे 1/K1 बचा है। अगर इसको आप देखें बच्चों, तो अगर हम F डैश अपान F करेंगे भैया, क्या बन जाएगा, ध्यान समझना, ये 1/K2 है, ये 1/K1 है यहां पर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा K1 अपान, भैया क्या हो जाएगा K1 अपान K2। तो हमको चाहिए केवल F डैश, तो जब F डैश है तो उधर भेज देंगे, तो K1 अपान K2 इंटू F। देखिए ये सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन है रसगुल्लो, ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर। अब इस आंसर के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प कौन सा सही होगा, तो क्या है K1/K2 इंटू F, K1/K2 इंटू F, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो तीसरा विकल्प है भैया वो क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें इधर उधर घुमा दिया है, ठीक है, जितने डिफिकल्ट हो सकते हैं हम उनको करवा रहे हैं भैया, आसान तो सभी कर लेंगे ना, तो इसलिए जो आपके थोड़ा परेशान करने वाले हैं और जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा, कह रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव N स्थित है, ठीक, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। भाई देखिए कह रहा है कि कोई बंद पृष्ठ है, एक कोई बंद पृष्ठ है, ठीक, इसके भीतर हमको मालूम है कि इसके केंद्र पर अगर हम आवेश की गणना करें कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर 0 हो जाएगा तो इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी कितना, क्योंकि फाई बराबर होता क्या है भैया Q/ε0, और जब ये 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है Q/ε0, तो इसको ε0 समझिएगा, Q/ε0, 2Q/ε0, ठीक, या फिर 0 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो सी विकल्प है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कारण क्या है हमने बता दिया भैया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। ऑप्शन है वेबर, या फिर वोल्ट प्रति मीटर, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर न्यूटन प्रति कूलम। देखिए अगर हम निकालना आपको बताएं तो भाई अगर एक चीज देखें तो फाई ई बराबर, ठीक, E इंटू ए, या फाई बराबर अकेले कर दें, ठीक, तो E इंटू ए होता है भाई, कॉस थीटा होता है, बट यहीं से पूरा मात्रक निकलेगा। ध्यान समझिएगा, इसी फार्मूला से पूरा निकाल कर हम दिखाएंगे। अब देखिए जरा, अगर इसको हम फाई बराबर करते हैं तो E है क्या, E है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, इसके बराबर F अपान क्या होता है, क्यों होता है, और ये क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भैया यहाँ पर इसको पहले ए रखे ही देते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है कूलाम, आवेश है इसका मात्रक कूलाम। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा
क्या कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसका एक मात्रक ये भी हो जाएगा, बट ऑप्शन में ये वाला मात्रक नहीं है। तो अब इनमें से समझना है कि कौन सा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा देखें, बोल्ट प्रति मीटर नहीं होगा, बोल्ट प्रति मीटर तो सवाल ही नहीं है। बोल्ट मीटर चेक कर लेते हैं, बोल्ट मीटर। अब देखिए भैया, V बराबर होता क्या है, W बाई क्यों। अब W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कह लें। तो भैया इसके स्थान पे यहां पे समझिएगा न्यूटन मीटर है, एक न्यूटन मीटर यहां पर ले लिए, ठीक है, और नीचे कूलाम। तो ये पूरा का पूरा बराबर V के हो जाता है, और उसके बाद यहां पर एक आपका M यानी मीटर बचा है। तो ऑप्शन हो जाएगा बोल्ट मीटर। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि F इंटू एस होता है, एस विस्थापन, इसका भी मात्रक मीटर। तो भैया यहां पर न्यूटन है और मीटर, न्यूटन मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा, तो कूलाम है ही। तो न्यूटन मीटर बटे ये जो कूलाम, ये किसका, पूरा बोल्ट का, मतलब विभव का हो जाता है। ठीक है ना, इतना समझेंगे। अब उसके बाद एक मीटर था तो वोल्ट मीटर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों। इस तरीके से क्या करेंगे, तो याद रखना एक मात्रक ये वाला भी होता है। अगर ये चीज नहीं है विकल्प में तो ज्यादा यही वाला देता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन गौर से देखिएगा। ठीक, एकदम मजे में सीखते चलना है बच्चों। हम यही बार बार बोलते हैं भैया, एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ना, तब तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं रसगुल्लों क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। आपके ऑप्शन हैं PE बाई 2, या फिर 2PE, या फिर PE, या फिर √2PE। देखिए अब यहां पे आपका एक फार्मूला होता है, W बराबर PE कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, थीटा इक्वल टू क्या रखना है, 90 डिग्री बोल दिया है ना पहले से ही। जब थीटा बराबर इतना हम रख देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा भैया, PE, और यहां पे कोष्टक में 1 माइनस 0 बोले तो क्या आ जाएगा, W बराबर ओनली PE। ठीक है ना, मतलब W बराबर भैया PE, यही क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन तलाशते हैं, PE किसमें है, तो पहला, दूसरा, हाँ तीसरा, इसमें भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी जो सी विकल्प होगा एकदम सही आंसर आपका हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए भैया अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं, याद रखना सारे क्वेश्चन बड़े मज़ेदार रखा है भैया। कोई हलवा क्वेश्चन हमने नहीं रखा है कि बस जिसको देखो तुरंत खा लो। क्वेश्चन वो है जो थोड़ा आपको, ठीक है, एनर्जी दे। कहते ना कि मज़ा तभी है भाई जब क्वेश्चन थोड़ा टक्कर का हो। तो मज़ा एकदम जब छोटे मोटे यूं ही इधर उधर रहेंगे तब तो क्या मज़ा ही नहीं आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 ओम प्रतिरोध के एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। याद आया कुछ, नहीं आया ना। चलिए हम आपकी याददाश्त को बढ़ा देते हैं। विकल्प आपके हैं 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम या फिर 200 ओम। देखिए जब भी नया प्रतिरोध निकालना हो, नया प्रतिरोध निकालना हो और एक पुराना प्रतिरोध दिया हो तो हमने बताया था नया प्रतिरोध बराबर होता है जो भी गुना गुनी रहे, ठीक, उसका स्क्वायर, ठीक है ना यहां पर, और उसके बाद, ठीक है, आपका हो जाता है पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध। अब देखिएगा यहां से समझिए, नया प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R डैश। गुना कितना गुना है, तो गुना का स्क्वायर भैया 2 गुना है तो हम 2 गुना का स्क्वायर कर देते हैं रसगुल्लों।
आगे चलिएगा बबुआ, आगे बोल रहा है 50 ओम है, पुराना प्रतिरोध कितना है 50 ओम है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 50। तो आपका जो नया प्रतिरोध निकल कर आ गया कितना आ गया भैया 200 ओम। ठीक, नया प्रतिरोध कितना आ गया 200 ओम आ गया। तो इस हिसाब से जो आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 200 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो है लाजवाब क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि यदि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का जो प्रतिरोध है वो R हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा। चलिए देखते हैं, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। पहले इसको थोड़ा समझना पड़ेगा डायग्राम से, इसको व्हीट स्टोन सेतु के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा बच्चों, तभी मजा आएगा भैया, तभी मजा आएगा। अब समझिए इसको थोड़ा से। ठीक, क्योंकि ऐसे हम तुक्का थोड़ी ना मार सकते हैं। फिजिक्स में भाई अहम रोल इनका भी होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन का। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिए यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ा है और यहां पर भी एक प्रतिरोध जुड़ा है, यहां पर भी एक प्रतिरोध जुड़ा है और यहां पर भी एक प्रतिरोध जुड़ा है। नाम अगर रखना चाहेंगे तो भैया मान लेते हैं ये P है, Q है, R है, S है। ठीक है, ये बैटरी है, एक बैटरी से जोड़ा गया है इसको। अब देखिए यहां पर बोल क्या रहा है जरा वो समझिएगा। ये बोल रहा है कि इसमें कह रहा है बच्चों कि व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा, तो प्रत्येक भुजा यानी इसके हर एक भुजा का जो रेजिस्टेंस है, यानी ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R ओम ही है। ठीक, तो अब करते क्या है, कह रहा है कि भैया इसमें कह रहा है कि सेल को जोड़ने वाले यानी P और R, भैया इसी के बीच में तो सेल जुड़ा है, P और R के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है रसगुल्लों। अब तुल्य निकालना है तो भाई देखते हैं ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो ये वाला R इससे जुड़ जाएगा। नीचे देखेंगे तो R और R ये वाला जो है ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। टोटल फिर दोनों लास्ट में समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो सबसे पहले P और R के बीच का इधर अगर देखें यानी PQ और QR के बीच में देखें, ठीक है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, ये एक चीज समझिएगा आपका ऐसे। ठीक है, हम लिख देंगे जैसे यहाँ पे PQ और उसके बाद QR तक का जो ये प्रतिरोध आ जाएगा। एक मिनट हम ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्टली समझिएगा। तो इसको हम R डैश बराबर लिख लेते हैं, तो ये R और R मिलके 2R हो जाएगा। इतना पल्ले पड़ा। अब उसके बाद इसी तरह नीचे वाले का हम R डबल डैश कर लेते हैं, तो इसका भी भैया R प्लस R करके ये भी 2R हो जाएगा। अब बच्चों मान लेते हैं, देखिए अब ऐसे बन गया, इसका कुछ संरचना ऐसे बन गया, इसका 2R हो गया, इसका 2R हो गया। ठीक है ना, यानी दोनों 2R। अब दोनों फिर से अगर देखें तो समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब जब लास्ट में इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है, तो यहीं से अब हम निकाल लेंगे, तो 1/R बराबर, तो भैया 1/2R प्लस 1/2R। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/R बराबर, तो भैया देखिए हर समान है 1 1 2, तो यहाँ पे 2/2R हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो 1/R बराबर यहाँ पर भी। ठीक है, एक मिनट, इसको R ट्रिपल डैश ही मान लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, काम ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ ट्रिपल डैश, तो R ट्रिपल डैश बराबर यहाँ पर बचता क्या है 1/R। लेकिन अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे R ट्रिपल डैश बराबर, तो ये ऊपर चला जाएगा, केवल और केवल R बच जाएगा। तो मतलब क्या कहते हैं भैया कि खोदा पहाड़ और निकल गई चूहिया। आंसर कितना आ गया R।
ठीक, विकल्प देखते हैं R2R, R/2 या 1/R। देन भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नो डाउट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो बड़ा ही सिंपल सा था। व्हीट स्टोन सेट टू पूरा का पूरा मेथड अप्लाई हुआ है यहाँ पर, कुछ यानी इसमें कुछ नया वया कुछ भी नहीं था। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए वैसे ज़रूरत नहीं है इन सबको स्क्रीनशॉट करने की, बट फिर भी हम भाई थोड़ा मौका दे देते हैं ताकि आप कर लें। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? इंपॉर्टेंट है। पहला है ऊर्जा संरक्षण या फिर आवेश संवेग संरक्षण या फिर आवेश संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। तो आपको हम बता दें, याद रखना कि जो किरचॉफ का जो नियम होता है भैया, का जो नियम है, तो किरचॉफ के नियम में पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है भैया, देखिए प्रथम जो नियम है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संधि का नियम। क्या कहते हैं? संधि का नियम, या फिर इसी को बोलते हैं धारा का नियम। संधि का नियम या फिर धारा का नियम। और ये जो नियम है संधि का नियम या फिर धारा का नियम, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे है। समझ में आया? अब उसके बाद दूसरा नियम है, द्वितीय नियम जो है, जिसको बोल्टता का नियम या फिर इसी को बंद पास का नियम कहते हैं, बंद पास का नियम। ठीक, ये जो नियम है ये किस पर आधारित है? तो ये जो नियम है भैया, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना? याद रखना। बट यहां पर जो आपका ऑप्शन, मतलब ये जो पूछा है वो ये पूछा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम तो किसके संरक्षण? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विकल्प जो है एकदम सही विकल्प होगा भैया। ठीक है, दूसरा पूछ ले तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पूछ लेता है कभी कभार कि प्रथम नियम को किस और नियम के नाम से जानते हैं, तो इसको संधि का नियम या धारा का नियम बोलते हैं। दूसरे नियम को वोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम कहते हैं। भाई जब किरचॉफ का नियम बताए थे तो सब कुछ अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आवेशित कण का वेग 4 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए, तो कह रहा है आवेश के मार्ग यानी पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखिए ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सॉल्व करने में मजा भी आता है ना? डायरेक्ट पूछ लेगा कि भैया क्या कहते हैं, विभव का क्या मात्रक है, प्रतिरोध का क्या मात्रक, इतना हलवा नहीं पूछता है वो जमाना गया। हो सकता है कभी कभार एक सेट में दिख जाए, नहीं तो अब तो टेक्निकल क्वेश्चन ही बोलता है, क्योंकि दिन पे दिन भाई बच्चों के IQ लेवल भी बूस्ट हो रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं पढ़ रहा है, बहुत धुरंधर पड़े हैं। ठीक है ना? और वो धुरंधर आते कहाँ हैं? आपके ही बीच के हैं, तो आप भी वो काम करिए ना। ठीक है, हमेशा बोलते हैं ना कि भाई अगर जब हमको कुछ करना है, कुछ सोचना है, तो हम बड़ा क्यों ना सोचें। अपनी जब सोच को ही घटिया रखेंगे, इतनी तुच्छ सी सोच रखेंगे, तो भाई रिजल्ट भी हमारा इतना सा आएगा। अगर हम बड़ा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी हमारा बड़ा आएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, आवेशित कण का वेग 2 गुना मतलब 4 गुना कर देना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर देना है, तब त्रिज्या क्या हो जाएगी? 8 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी, 6 गुनी। देखिए जो चुंबकीय, जैसे किसी भाई चुंबकीय क्षेत्र में किसी वृत्ताकार पथ पर कोई कण घूम रहा होता है, देन ऐसी सिचुएशन में त्रिज्या के लिए भैया फार्मूला क्या हो जाता है? त्रिज्या R बराबर हो जाता है mv अपान QB। ठीक है, mv अपान QB, याद रखना ये फार्मूला। अब देखिए यहां पर बोल क्या रहा है, यहां पर देखिए R बराबर या R डैश बराबर हम कर लेते हैं। ठीक है, mv, तो m को m ही रहने देते हैं। v कह रहा है कि वेग 4 गुना कर दें तो 4v लिख देते हैं, अपान नीचे ये क्यों तो क्यों रहेगा ही जनाब। b का मान क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए, तो इसको हम b/2 कर दें,
है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर, इसको माइनस करिएगा। अगर हम कर देंगे, ध्यान से समझना, ये भाई बटे का बटे है तो ऊपर जाएगा 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा आपका, और बाकी ये एम वी तो रहेगा ही ऊपर, नीचे क्या है, क्यों बी है। ठीक, अब इतना पूरे का भाई इतने बराबर क्या है, इतने बराबर तो आर हमने मान लिया है, तो आर डैश बराबर 8 आर। ठीक है, आर डैश बराबर 8 आर, यानी जो त्रिज्या है वो प्रारंभिक त्रिज्या की 8 गुनी हो जाएगी बबुआ। ठीक है, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा भैया, विकल्प देखते हैं बच्चों, 8 गुनी 4 गुनी, भाई आगे जाना ही नहीं, पहला ही सही है, 8 गुनी। आई बात समझ में। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन टेक्निकल बनते हैं, बट हमको नहीं भयभीत होना है, बल्कि क्वेश्चन को डराना है भाई, है ना। वो काम ना करिए कि आप क्वेश्चन को देखकर डर जाइए, बल्कि वो काम करिए कि क्वेश्चन आपसे खुद डर जाए। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो भाई हमारे पढ़ाने का क्या मतलब, कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में कह रहा है कैसे वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, या फिर कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, या फिर कह रहा है कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। देखिए, अगर चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे निकालते हैं और इस पर क्या फर्क पड़ता है, हमने अच्छे से समझाया था। उसमें आपको एक चीज बताया था, पूरा फिगर मतलब क्या कहते हैं, सूत्र के साथ समझाया था कि अगर कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारामापी की सुग्राहिता भी बढ़ जाती है। तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके क्या धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। चलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, या फिर ऊर्जा का संरक्षण। मतलब सीधा सा ये पूछ रहा है कि भैया जो लेंज का नियम होता है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो लेंज का नियम होता है वो मतलब किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, सीधी बात। ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। मासूम सा दिखने वाला ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वाहियात है, ठीक है ना, लेकिन इतना याद रखना रसगुल्लों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भैया देखिए, कह रहा है कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं, तो बोल रहा है L/R का जो मात्रक है वो क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड, सेकेंड या फिर मीटर। देखिए बोल क्या रहा है, L/R, इसका मात्रक पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, L का अगर हम मात्रक बात करें तो L यानी प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो याद रखना बबुआ, ओम सेकेंड होता है। ठीक है, अब उसके बाद R का मात्रक क्या होता है। ठीक, R का मात्रक क्या होता है, तो R का मात्रक अब जरूर नहीं यही होता है, और भी होता है। अब उसमें फिर आप R बराबर V/I यहां से निकालें तो भैया ये वोल्ट हो जाएगा, फिर ये सेकेंड, फिर नीचे एम्पियर के फॉर्म में। ठीक, बट इतना याद रखना, ओम सेकेंड यहां जो है वो देखना है। अब R का तो भाई प्रतिरोध का मात्रक तो ओम, समझ ही रहे हैं। अब तो कहानी एकदम क्लियर हो गई ना, क्या मात्रक हो जाएगा। तो भाई पूछ रहा है L/R का, तो भाई L का मात्रक हमने बता दिया ना, ओम, उसके बाद सेकेंड, हिंदी में ही लिख देते हैं, ओम सेकेंड, और नीचे क्या है, ओम ही है, तो ओम से ओम कट गया, तो L/R का जो मात्रक निकल कर आया, सेकेंड आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, सेकेंड। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी,
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बबुआ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना रसगुल्लों। देखिए जो भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बोल देते हैं कि उसको करना जरूरी है। चलिए प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है भैया। कह रहा है कि किसी LCR सर्किट यानी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर क्या होगा। विकल्प है पाई, पाई/2, पाई/4 या फिर शून्य। ठीक है, आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही इस पर एकदम सटीक बैठेगा। ठीक है, अब देखिए LCR सर्किट है और जब भी अनुनाद की बात करें तो अनुनाद की स्थिति में चलता क्या है। ठीक, अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC यानी Z बराबर R के चलता है। ठीक, XL बराबर XC हो जाता है और LCR सर्किट के लिए जो प्रतिबाधा कलांतर होता है वो tan phi बराबर होता है XL माइनस XC अपान R। ठीक है, ये किसके लिए है, कलांतर के लिए फार्मूला है बच्चों। तो कलांतर के लिए हमने क्या बताया भैया कि XL माइनस XC अपान R, और अनुनाद की स्थिति में ये दोनों बराबर होते हैं। तो हम अगर दोनों को एक मान लेंगे तो tan phi बराबर, अब जैसे XL है, XC के स्थान पर भी हम XL रख दें या XL के स्थान पे XC, ठीक, और नीचे R, तो भैया ये तो कट ही जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, tan phi बराबर ये 0 अपान R। तो भैया ये क्या हो जाएगा, जो कलांतर हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कलांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस हिसाब से जो आपका विकल्प होगा ये D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विकल्प जो है D वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार वैसे पूछता है एक नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कहां से होती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया, कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कहां से होती हैं। ऑप्शन है स्थिर मतलब आवेश द्वारा, या नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, या त्वरित आवेश द्वारा, या फिर आवेशहीन कण द्वारा। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये त्वरित आवेश द्वारा होती हैं, क्योंकि भाई जब क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में, अगर हम बात कर लें गति होती है, मतलब या कह लें कि कोई आवेश क्या होता है, त्वरित होता है, घूमता है, तो ऐसे केसेस में चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों जनरेट होता है। तो यूं कह लें, अब जब दोनों के कॉम्बिनेशन से जो तरंगे बनती हैं वही तो होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये परिभाषा में भी हमने बताया है आपके फिजिक्स के 8वें चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसलिए जो त्वरित आवेशित कण होते हैं उन्हीं के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा देखिएगा क्या है। कह रहा है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण बोले तो 0 डिग्री पर हो, अर्थात दोनों समांतर रखे हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए अगर जब भी दो समतल दर्पण रखेंगे तो उनके बीच एंगल नहीं बन रहा है, यानी 0 डिग्री है। तो अगर एंगल ही नहीं बनेगा तो जो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 0 या फिर अनंत। तो भैया अनंत इनफाइनाइट होगा बच्चों। और ये कैसे होगा जब हम इस चैप्टर रखें, भाई 9वां चैप्टर है, अब लाइट स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये भी काफी मजेदार सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बोल रहा है कि जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। तो कह रहा है कि आपतन कोण कितना हो जाएगा। आपके विकल्प हैं 2 cos i/2, cos n, या cos इनवर्स n/2, या 2 cos इनवर्स n/2। समझिएगा, अब बोल क्या रहा है भैया, अपवर्तनांक की बात कर रहा है, ठीक है।
तो n बराबर एक फार्मूला होता है साइन आई अपान साइन आर। स्नेल का नियम हाई स्कूल में भी पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है बच्चों, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है रसगुल्लों ये चीज। अब देखिएगा यहां पर अगर आप नोटिस करें बबुआ, एक चीज ये बोल रहा है कि अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण मतलब आर, आर का जो मान है वो आपतन कोण का, आपतन कोण यानी आई का क्या है, आधा है, आई का आधा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, आपतन कोण बोले तो आई का मान निकालना है। तो समझ जाइएगा n बराबर, देखिए साइन आई या साइन ए का ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने साइन थीटा का एक फार्मूला याद हो तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 याद किया होगा। ठीक है, तो यहां पे एक बार और रख लेते हैं, पहले साइन आई और नीचे क्या हो जाएगा, साइन आर के स्थान पे आई बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहीं पर हम जब रखेंगे n बराबर, अब हम रखेंगे भैया तो क्या हो जाएगा 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बटे 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन आई बटे 2। ये वाला इससे कैंसल हो गया, कट गया ना बबुआ। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो यहां पर बच गया आपका 2 कॉस आई बटे 2, नीचे कुछ भी नहीं बटा, मतलब ये कुछ भी नहीं बचा है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है आपतन कोण, बोले तो आई का मान पूछ रहा है। तो भैया यहां पर हम जब आई निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा यहीं पर 2 कॉस इनवर्स, ठीक 2 कॉस इनवर्स, ये n है और नीचे का बाई 2 आ जाएगा तो n बाई 2, 2 कॉस इनवर्स n बाई 2। ऐसा विकल्प किस में है, ऐसा जो विकल्प है वो आपको कहाँ दिख रहा है, पहला है नहीं है, दूसरा है नहीं है, तीसरा है नहीं है, चौथा है 2 कॉस इनवर्स n बाई 2। बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि आपतन कोण पूछ रहा है रसगुल्लों। ठीक, आपतन कोण मतलब यहाँ पर ध्यान देना आई का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, चलिए तो है क्वेश्चन ये बड़ा ही लाजवाब, ये बहुविकल्पी में ना पूछकर कभी कभार ये आपके 3 नंबर में वैसे ही पूछ लेता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं बबुआ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है कि 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। विकल्प है 50 सेमी, 75 सेमी, 25 सेमी और 20 सेमी। चलिए समझते हैं भाई। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके ये लेंस की क्षमता यानी इस P1 और P2 का मान दे दिया है। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं, हाई स्कूल में ये पढ़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये 5 डायोप्टर है, ये -3 डायोप्टर है और यहाँ पर अब हम लेंस की कुल क्षमता निकालेंगे P बराबर P1 प्लस P2 करके, तो भैया P बराबर कितना आ जाएगा 5 और भाई प्लस जरूर रहेगा लेकिन ये -3 है तो -3, तो P बराबर, तो ये 5 में से 3 गए 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर आ जाएगा P का मान। अब एक फार्मूला होता है भैया, जैसे P बराबर 100/f, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो भाई जब हम f यहां पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100/p, 100/p हो जाएगा। तो यहां से f बराबर 100/p का मान तो हमने 2 निकाल ही लिया है, काट देंगे भैया, कितना बार गया 50, तो f बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया कौन सा विकल्प हो जाएगा इस हिसाब से, इस हिसाब से हमारा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, चलिए हो गया। चलिए भैया अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये भी मज़ेदार है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, जो न्यूमेरिकल तरह जो टाइप के थे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण
प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। तो भैया कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। देखिए जो कुछ भी कहा जाए उससे हमको नहीं घबराना ना भैया, हमारा काम है करना, कुछ भी कर दे हम नहीं डरेंगे। देखिए समबाहु के लिए, समबाहु की जब भी बात आए तो इसका मतलब प्रिज्म कोण 60 अंश इस तरह से भैया होता है, यानी ये भी 60, ये भी 60, ये भी। भाई समबाहु में क्या है, भुजाएं बराबर, अब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तभी तो समबाहु होता है ना, समान बाहु यानी समान भुजाएं। तो इसका मतलब प्रिज्म कोण 60 अंश। आगे कह रहा है कि यदि आपतन कोण, मतलब आई का मान कह रहा है कि प्रिज्म कोण का 4/5, तो भैया 4/5 किसका, प्रिज्म कोण का। प्रिज्म कोण 60 है तो 5 बराहियम 60 हो गया, 12 चौके 48, तो बच्चों 48 डिग्री आ गया आपतन कोण। ये आ गया आपका इतना। तो कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण, तो भैया आपका यहां पर हम डेल्टा एम बराबर निकालेंगे 2a, एक मिनट, यहां पे 2i माइनस ए हो जाएगा। कहां से आया ये, क्योंकि i बराबर क्या होता है डेल्टा एम और प्लस यहां पे क्या होता है प्लस a बाई 2, यहीं से होता है। तो भैया जब हम डेल्टा एम बराबर जब लिखेंगे तो ध्यान देना ये 2i के साथ गुना हो जाएगा, a इधर आकर माइनस, तो यहीं से ये फार्मूला बना है। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपका डेल्टा एम बराबर 2i का मान 48 डिग्री माइनस 60, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना, 48 दूना 96 हो जाएगा भैया, माइनस का ये 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया डेल्टा एम बराबर विचलन कोण, ये कितना आ गया 36 डिग्री। 36 डिग्री क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है आपका 72 डिग्री, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 48 डिग्री, तो भैया समझ में तो आ गया ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। कितना बच्चों, तो आ जाएगा 36 डिग्री। आई बात समझ में भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपको बाद में कमेंट करना है, आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर या गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। विकल्प है लाल रंग का, नीले रंग का, बैगनी रंग का या फिर हरे रंग का। एक चीज ध्यान देना, जब विचलन होता है, ठीक, या वर्ण विक्षेपण होता है, तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है, विचलन में अगर हम बात करें भैया तो अधिकतम और न्यूनतम, विचलन की बात कर रहे हैं, अधिकतम और न्यूनतम किनका होता है, तो अधिकतम तो होता है भैया बैगनी रंग का, न्यूनतम किसका होता है, तो लाल रंग का। बट एक चीज ये भी ध्यान देना, अगर कहीं पूछ लिया जाए तरंग दैर्ध्य, क्या पूछ ले, तरंग दैर्ध्य, तो भैया तरंग दैर्ध्य किसका अधिकतम होता है, तो तरंग दैर्ध्य के लिए बच्चों अधिकतम क्या हो जाता है और न्यूनतम क्या हो जाता है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य के लिए अधिकतम लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि ये फैलता कम है, दूर से ही सिग्नल दिखाई पड़ जाता है। यही कारण है कि बॉल अक्सर जो होती है रेड बनाई जाती है, सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, खतरे का सिग्नल जो निशानी होती है लाल रंग का, कारण यही है। और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का, मतलब उल्टा चलता है। अगर विचलन की बात पूछ ले तो सबसे ज्यादा विचलित बैगनी होता है, सबसे कम लाल, लेकिन तरंग दैर्ध्य किसका अधिकतम होता है, तो लाल का सबसे ज्यादा और इसका बैगनी का सबसे कम। बट पूछ रहा है यहां पर वही चीज कि विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो विचलन की बात कर रहा है भैया बैगनी का, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका तीसरा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा गया है। यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, तब कह रहा है कि इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी। विकल्प है अपरिवर्तित, 4 गुनी, 2 गुनी या फिर आधी।
चलिए अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो भाई एक फार्मूला होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर एच अपान पी, ठीक है, लेमडा बराबर होता है एच अपान पी बच्चों। अब देखिएगा जरा इसमें पी बराबर क्या बोल रहा है कि भाई पी बराबर कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए यानी 2p कर दिया जाए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा तो चलिए देखते हैं, जब हम इसको कर देंगे लेमडा बराबर ये h अपान ये 2p हो जाएगा, ठीक है। बट इसके पूरे के बराबर क्या होता है भैया, वही चीज तो होता है लेमडा होता है। तो यहाँ पे ये लेमडा डैश मान लेंगे, तो लेमडा डैश बराबर ये होता है लेमडा, नीचे क्या है 2 है। तो जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो विकल्प अपरिवर्तित 4 गुनी 2 गुनी आधे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में भैया। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, मतलब दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आपके ऑप्शन है एच अपान पाई, एच अपान 2 पाई, 2 पाई अपान एच या फिर पाई अपान एच। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए कोणीय संवेग अगर आपको याद हो तो जो कोणीय संवेग होता है, 1 मिनट भैया, जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है h अपान 2 पाई, ठीक है। यहां पे अगर पूरा फार्मूला देखें तो भैया पूरा फार्मूला n होता है, h अपान 2 पाई होता है। h अपान कितना होता है बच्चों 2 पाई इतना। बट चूंकि अगर n बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो इस तरह से कोणीय संवेग बराबर फार्मूला होता है mvr, mvr बराबर यहाँ पर केवल h अपान 2 पाई बच जाएगा, ठीक है। 2 पाई बच जाएगा तो भैया वही चाहिए, कोणीय संवेग है कितना आया है h अपान 2 पाई। ऑप्शन देखिए h अपान 2 पाई कौन सा है, दूसरे नंबर वाला भैया h अपान 2 पाई, दूसरे नंबर वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, h अपान 2 पाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, ये भी बड़ा ही लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण मूल कण नहीं है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बबुआ, कौन सा कण मूल कण इनमें से नहीं है। विकल्प है प्रोटॉन, दूसरा है मेसॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है अल्फा कण। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इनकी बात कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। और उसके जैसे वो क्या कहते हैं फिर यहाँ पर, जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है, तो ये सबके सब मूल कण हैं। तो कह रहा कौन सा मूल कण नहीं है, तो अल्फा कण। क्यों नहीं है भाई अल्फा कण, क्यों नहीं, क्योंकि ये हीलियम का नाभिक है, ठीक है। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा भैया, क्या सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो अल्फा कण होता है ये किसका है, तो बच्चों ये आपका भैया हमने बता दिया ना कि हीलियम का ये नाभिक होता है, ठीक है, इसलिए ये मूल कण में नहीं आता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है भैया कि नाभिकीय विखंडन होगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की साइक्लोट्रॉन या फिर नाभिकीय संलयन। देखिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा का अगर हम बात करें स्रोत क्या होता है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है 9th में, नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर परस्पर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा निकलती है, तो ये नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में अगर बात करें तो जैसे नाभिकीय अगर विखंडन का पूछा होता तो नाभिकीय विखंडन में जैसे हो जाता है परमाणु बम, तो परमाणु
बम और न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी, ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है और इसमें अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है ना। तो भाई सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन के रूप, क्योंकि सूर्य काम ही ऐसे करता है कि इसमें हल्के नाभिक हाइड्रोजन के जुड़कर हीलियम के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तथा कोटरों की संख्या कम, या फिर कोटरों की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने माइंड में रख लीजिएगा। देखना बच्चों, एक चीज अच्छे से आपको आज हम समझा दें, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जो पी टाइप होता है, पी टाइप अर्धचालक, और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। ठीक, इतना समझ में आया? पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप। पी टाइप में ध्यान से समझना, जो पी टाइप में होता है, तो पी टाइप में इसमें बहुसंख्यक क्या होता है? कोटर, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है। बट एन टाइप अर्धचालक में इसमें जो बहुसंख्यक होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पर पूछ क्या रहा था? पूछ यही रहा है ना कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं तो भैया बहुसंख्यक कोटर होते हैं। अब बहुसंख्यक जब कोटर हो जाएगा तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा विकल्प कहां है? तो कोटरों की संख्या अधिक यानी बहुसंख्यक कोटर, इलेक्ट्रॉन कम। तो जो डी वाला विकल्प होगा, यानी ये वाला जो विकल्प हो जाएगा आपका, यही है सही विकल्प। अगर यहीं पर एन टाइप पूछ लेता तो एन टाइप के अकॉर्डिंग आपका भैया ये वाला ऑप्शन यानी सी वाला सही हो जाता कि बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हो जाते और कोटरों की संख्या कम हो जाती। तो इतना क्लियर हो गया रसगुल्लों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है कि पी प्रकार अर्धचालक कैसा होता है। बड़ा ही मजेदार है। पी प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है? ऑप्शन है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, या फिर धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी। तो बच्चों पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो धनावेशित होता है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन ए, पी प्रकार का अर्धचालक धनावेशित होता है। ठीक है, अगर यहीं पर या एन प्रकार का यानी एन टाइप पूछता तो एन प्रकार में क्या हो जाता है? उदासीन। एन प्रकार जो होता है अर्धचालक वो कैसा होता है? उदासीन। बट पी प्रकार का अर्धचालक धनावेशित होता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी कर लो थोड़ा अगर समझना है। बस हो गया भैया। बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। कमेंट कर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें भी थोड़ा तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।